नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ मैं हूं आपके कीर्ति कंसल। शुरुआत करते हैं 22 जिले और 22 खबरों की। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ प्रगतिशील किसान सम्मेलन में किसानों से संवाद किया, जहां किसानों ने अपने कृषि के अनुभव को साझा किया। करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में आज प्रगतिशील किसानों का एक आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ने सभी प्रगतिशील किसानों के साथ बातचीत की और उनको कहा कि जो भी 3 अध्यादेश पेश किए गए हैं उनसे किसानों का भला होने वाला, वो 2022 तक उनकी जो आय है वो दोगुनी करने के मकसद से जो अध्यादेश लाए गए हैं। लगभग प्रदेश भर के यहाँ पर सैकड़ों किसान आज आए थे। सभी ने अपनी अपनी राय रखी और मुख्यमंत्री के सामने सबने अपना संवाद किया और मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिलाया कि जो भी एमएसपी है वो पहले की तरह ही रहेगा और आगे भी बरकरार रहेगा। किसी भी किसान को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी किसानों को कहा कि जो भी हल्ला किया जा रहा है वो विपक्ष के बहकावे में ना आए और किसी भी प्रकार का जो विपक्ष बहका रहा है उसका कहा ना माने, क्योंकि जो किसान हैं इस एमएसपी के रेट को लेकर, धान को लेकर के सड़कों पर बवाल कर रहे हैं, वो गलत है। उन्होंने कहा कि जो ये अध्यादेश पारित किए गए हैं ये किसानों की भलाई के लिए हैं। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज। और गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ई बुक का लोकार्पण किया। कोरोना में लॉकडाउन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए सेवा कार्यों पर आधारित है ये ई बुक। गुरुग्राम में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सेवा ही संगठन ई बुक का लॉन्च किया। इस ई बुक में कोरोना के दौरान जिस तरह से लॉकडाउन में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो जनसेवा का कार्य किए, उन कार्यों को दर्शाने की कोशिश की है। यही नहीं, इस और भिवानी में आयोजित बीजेपी की बैठक में पार्टी द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें सांसद धर्मवीर सिंह ने मुख्य रूप से किसानों के हित में बनाए गए कृषि कानूनों के बारे में जानकारी दी। सांसद ने कहा कि इन कृषि कानूनों के लिए जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। किसान इन कानूनों के बारे में जागरूक हो जाएगा तो विपक्ष की अपने आप झूठ की पोल खुल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 21वीं सदी में किसान समृद्ध हो और उसकी आय में बढ़ोतरी हो। इन कानूनों के बाद किसानों की आय बढ़ेगी, सरकारी समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद भी जारी रहेगी, साथ ही मंडियां भी अपना काम पहले की तरह करती रहेंगी। इसमें प्राइवेट संस्थाएं किसानों की उपज को एक एग्रीमेंट के तहत खरीदेगी, जिसमें किसानों के हितों की कहीं भी अनदेखी नहीं की गई है। तो भिवानी से ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आगे किस तरह से किसानों को ये समझाया जाए कि ये जो 3 बिल हैं ये किसानों के हित में हैं और इसको लेकर के रूपरेखा बैठक में तैयार की गई है। आज बैठक की गई थी क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर के किसानों को जागरूक करना ही इस वक्त बीजेपी का मुख्य मकसद है और इसलिए आज मुख्य तौर पर बैठक की गई और बैठक में पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। मुख्य तौर पर कई किसानों को भी इसमें शामिल किया गया, उनके सुझाव लिए गए और आगे किसानों से किस तरह से संवाद किया जाएगा ये भी तय किया गया और 1-to-1 किसानों से बातचीत करने की पूरी कोशिश। पानीपत में बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने हर सर हेलमेट की मुहिम की शुरुआत की, जिसमें 18 साल के युवाओं का लर्निंग लाइसेंस बनते ही उन्हें मुफ्त में हेलमेट दिए गए। मुहिम के तहत 40,000 हेलमेट बांटना लक्ष्य है और बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुहिम के तहत बच्चे सुरक्षित रहेंगे, शुरू से ही उन्हें हेलमेट की आदत पड़ जानी चाहिए। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने पत्रकारों से बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 1983 पीटीआई टीचरों के मामले में जिन्होंने गलती की है वो बाहर घूम रहे हैं और जिनका कोई दोष नहीं है उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने खोला भाजपा हुड्डा के खिलाफ मोर्चा। बोले भाजपा हुड्डा की मिली भगत से हो चुके फाइलें बंद। उन्होंने कहा कि हालांकि
हज़ारों एकड़ लैंड और किसानों की जो ज़मीन थी वह इन लोगों के पास गई भी, मामले भी दर्ज हुए, लेकिन उसके बावजूद भाजपा और हुड्डा की जो नूरा कुश्ती चलते उसके चलते सभी फाइलें बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बड़ौदा में वह गए हैं और वो उन्होंने विधानसभा का दौरा भी किया है, जहां लोग भाजपा से खफा हैं, लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेसी भाजपा को जिताना चाहते हैं। सिर्फ यही कारण है कि यदि भाजपा जीतती है तो कांग्रेस की वजह से जीतेगी। इधर से उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही पार्टी हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों नूरा कुश्ती करते हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जो गलत काम किया था, आज 6 साल हो गए, अभी तक जो फाइलें चलने के बजाय बंद हो गई। उधर ओम प्रकाश चौटाला ने जो भर्ती की तो वो जेल में गया। इसी तरह वो जाकर घर घर लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस का क्या रोल है, भाजपा का क्या रोल है, ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके। आने वाले समय में देखना होगा कि लोग उनकी बात कितनी मानते हैं। यमुनानगर से देवीदास शारदा। और प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा देने के लिए योजना तैयार की गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खंड स्तर पर सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की थी, जिसके तहत भिवानी के सेठ किरोड़ीमल राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का चयन मॉडल स्कूल के रूप में हुआ। इस योजना के तहत अब प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दे सकेंगे और इसके तहत प्रदेश के सभी 136 खंडों में संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। हाथरस की घटना को लेकर के नूंह की बेटियों का मानना है कि देश की ढीली न्याय प्रणाली अपराधों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। आरोपियों को बिना किसी देरी के सजा मिलेगी तो वो घटनाओं को अंजाम देने से पहले झिझकेंगे। और प्रयोग फाउंडेशन के नूंह में आयोजित किए गए सेमिनार में महिलाओं ने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर प्रतिभागियों ने भी कानून व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई। लगातार जो रेप केस हर दिन हमारे देश के अंदर हो रहे हैं और विदेशों तक हमारे देश को रेप कंट्री का दर्जा तक दिया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए ऐसे क्या कदम है कि उठाए जाएं। तो आज की जो बैठक थी उससे यही निकल के आया कि जब तक जो परिवार हैं वो जब तक अपने बेटे बेटियों के साथ एक दर्जे का संवाद नहीं करेंगे, अपने बेटों को भी एक अच्छी शिक्षा उचित शिक्षा नहीं देंगे और जो अपनी बेटियां हैं उनको अभी इस मीटिंग से ही निकल के आया कि वो लड़कियों को सिर्फ यूं कहते हैं कि तो एक फूल की तरह है, कली की तरह है। तो बेटे और बेटियों की परवरिश में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं रहना। और सिरसा में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं एक महिला सहित 2 लोगों की मौत भी हुई है। सिरसा में कोरोना से मरने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी सिरसा के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। अब कुल सिरसा में मौत का आंकड़े की बात करें तो 69 तक पहुंच चुका है। हालांकि नए केस लगातार सिरसा में आते जा रहे हैं और आज भी 59 नए केस आए और इसके बाद कुल कोरोना संक्रमित की संख्या की बात करें तो 3973 तक पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो इसमें से 32 सिरसा शहर से और 12 डबवाली शहर से शामिल है, यानी कहीं न कहीं कोरोना कहर शहरी क्षेत्र में ज़्यादा पाया जा रहा है। आज के कुल जो आंकड़े हैं उनमें से एक्टिव केस 558 है, लेकिन रात के बाद साथ यह भी है कि आज 58 लोगों की ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई और अब स्वस्थ होने का आंकड़ा भी 3941 तक पहुँच चुका है और रिकवरी रेट 84% तक जा चुका है। हालांकि रिकवरी रेट लगातार सुधार हो रहा है, उसके बावजूद नए आंकड़े जो आ रहे हैं वो कहीं न कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय है। अब भी लोगों को अधिक सावधानी बरतनी होगी और घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना होगा ताकि कोरोना को मात दे सके। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
पलवल में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पलवल की सीआईए ने 6 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है जो गरीब लोगों के अकाउंट लेकर उनमें पैसा डलवाने के नाम पर झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की है। वहीं 6 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से गिरफ्तार किया है और जो वह काम करते थे वह एक कॉल सेंटर चलाकर दिल्ली में जो स्थापित था और उसके बाद वह साउथ में जाकर वहां पर लोगों से, जो गरीब लोग थे, उनके खाते नंबर लेकर उनमें पैसा डलवाने के नाम पर ठगी करते थे। वहीं जानकारी दी गई है कि लगातार पलवल में ऐसे साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे थे, जिसको लेकर पलवल के एसपी दीपक गहलावत ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो साइबर ठग के मामले में आगे अगर करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो इनका सरगना है वह अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं बताया गया है कि यह साउथ में जो लोग रहते थे उनके खातों से गरीब वहाँ से पैसा डलवाते थे और उस पैसे को निकालकर तुरंत रफू चक्कर कर देते थे। कहीं ना कहीं पलवल सीआईए के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। वहीं मुखबिर सूचना के अनुसार सूचना प्राप्त हुई थी कि जो साइबर ठग हैं वहीं वह लोग फरीदाबाद में मौजूद हैं और सीआईए इंचार्ज अशोक कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और उसके बाद वहाँ पर रेकी करने के बाद उन लोगों को पकड़ा। वहीं उनसे अभी पुलिस ने 4 लैपटॉप व 2 मोबाइल फ़ोन और अन्य बैंक की पासबुक भी अभी बरामद की हैं। वहीं पुलिस अभी इनसे छानबीन कर रही है और बड़े कई मामले खुलने के आसार जताए गए हैं। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़ पर। और इधर कैथल के कलायत खंड के आदर्श गांव बालू में एक शख्स ने अपने चचेरे भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। कैथल में अपराध के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अगर हम आज की बात करें, आज कैथल के गांव बालू में एक मामला सामने आया जिसमें एक 40 वर्षीय को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और ये मामला उसके नज़दीकी कोई चचेरे भाई का मामला बताया जा रहा है, जिसने एक 40 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की गई और लेन देन का कोई मामला बताया जा रहा है और साथ में रंजिश का भी बताई जा रही है। इसको लेकर जब डीएसपी रविंद्र सागवान से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जो युवक था, चचेरा भाई था, वो एक दिन पहले उसके घर पे आया था और आने के बाद रात को कोई कहा सुनी की बात हुई। उसके बाद सुबह उन्होंने गोली मारकर वहाँ से वो फरार हो गया और कैथल के एसपी शशांक कुमार सावंत द्वारा 2 टीम गठित की गई है। जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और फरीदाबाद में 124 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना के कारण 2 लोगों की मौत भी हुई है। 175 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। में कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की भी अगर बात करें तो 124 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं 2 कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि इसके साथ साथ में 175 मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया गया है। फरीदाबाद में अगर बात करें तो अब तक कोरोना के 20,000 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं। अब तक 20,395 कोरोना के संक्रमित मरीजों के नाम दर्ज किए गए। इसके साथ साथ में अगर एक्टिव केस की बात करें तो उनमें कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल 935 एक्टिव केस बाकी बचे हैं। इसके साथ साथ फरीदाबाद के अगर पूरे आंकड़ों की बात करें तो 226 मौतें अब तक फरीदाबाद में हो चुकी हैं। इसके अलावा गंभीर मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी तक 38 मरीज ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं। इसके साथ साथ में वेंटिलेटर पर भी 5 मरीज अभी भी अपना कोरोना का इलाज करा रहे हैं। हालांकि इसमें रिकवरी रेट और डबलिंग रेट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 94.3% का अब रिकवरी रेट फरीदाबाद का हो चुका है, तो वहीं 103 दिन से ज़्यादा का डबलिंग रेट फरीदाबाद में हो चुका है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। और सोनीपत के अशोक विहार में रह रहे सीआरपीएफ जवान के मोबाइल पर लिंक भेजकर उनके खाते से 6,25,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। और सीआरपीएफ जवान अवकाश पर आए हुए हैं और छुट्टी बढ़वाने के बाद टिकट रद्द करवाने के लिए कस्टमर केयर नंबर पर ऑनलाइन सर्च किया था।
अगली खबर पंचकुला से, जहां के रायपुर रानी के नजदीक मौली गांव के पास अवैध शराब फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने रेड की। सीआईडी की टीम और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने मौके से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया और साथ ही शराब बनाने का भारी सामान भी जब्त किया। यह अवैध फैक्ट्री मौली पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर चल रही थी। अंबाला जिला एक बार फिर शराब की वजह से सुर्खियों में है। इस बार पुलिस का खौफ शराब माफियाओं में नजर आया है। पुलिस ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के किनारे से शराब बरामद की है। यहां हाईवे के किनारे कच्चे रास्ते पर शराब फेंकी गई थी। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से अंबाला पुलिस लगातार अवैध शराब के गोदामों को पकड़ चुकी है। अवैध शराब के गौरख धंधे को बंद करने के लिए 1 महीने पहले अंबाला में 2 एसआईटी बनाई गई थी, जिनका काम अवैध शराब के कारोबारियों पर नकेल कसना है। हमें सूचना मिली थी कि देवीनगर बैरियर के पास गंदे नाले के में शराब को फेंकी गई है। मैं मौके पर पहुंचा तो शराब को बाहर निकलवा के नाले से उसकी गिनती कर रही हैं। ये जांच का विषय है और अफसरों को बता दिया गया है और जैसी भी स्थिति होगी बाद में बताई दी जाएगी। और फतेहाबाद के गांव रतनगढ़ के पेट्रोल पंप पर 2 बाइक सवार द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 44,000 रुपए और 700 रुपए की नकदी छीन ली और फरार हो गए। लुटेरों ने पिस्तौल के बल पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के द्वारा 5 टीमों का गठन कर लुटेरों की तलाश की जा रही है। लुटेरों ने दहशत फैलाने के लिए पेट्रोल पंप के बाहर हवाई फायर भी किए। रतनगढ़ के पास एक अशोका पेट्रोल पंप है, वो उस पर जो है 2 लड़के मोटरसाइकिल सवार होकर चेहरा ढके हुए थे आए और पिस्टल पॉइंट पर 44,700 रुपये लूट कर ले गए, जिसके अंदर जो हमने 5 टीमें बनाई है जो इस पर मुकदमा को ट्रेस करने की हर संभव प्रयास करिए। बहुत जल्दी इस मुकदमा को हम ट्रेस करेंगे। महेंद्रगढ़ में रेलवे फ्लाईओवर के पास लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते लाइब्रेरी में रखा सामान जल करके खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से लाइब्रेरी में रखा कीमती सामान जल करके राख हो गया। लाइब्रेरी संचालक ने बताया कि लाइब्रेरी में रखा कंप्यूटर, कीमती किताबें और फर्नीचर आग की भेंट चढ़ गया और लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। आज शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइब्रेरी में आग लगी और आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। कई किताबें जल गई, फर्नीचर जल गया और अभी पूरी वजह बताई जा रही है आग लगने की कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी है। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पाया। मौके पर पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची और इस आग की वजह से लाखों रुपयों का नुकसान बताया जा रहा है। कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा फर्नीचर जल करके खाक हो गया है। फिलहाल 22 जिलों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।